बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम जो कवर अप करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा सेकंड सेमेस्टर में एनईपी में कोर्स कोड आपके सामने प्रोवाइडेड है। और ये कोर्स किसके लिए है? ये एमडीसी के बच्चों के लिए है कि उन महाविद्यालयों में जहाँ पर एमडीसी केमिस्ट्री सेकंड सेम में दिया हुआ है। तो इस टॉपिक में क्या सिलेबस रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एमडीसी का सिलेबस है, इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री सेकंड, राइट। कोड आपके पास ये है और एमडीसी का कोर्स है। एमडीसी कोर्स क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स से जिन्होंने पढ़ी है +2 तक, तो उन बच्चों के लिए एक साइंस का थोड़ा सा टच देने के लिए एमडीसी कोर्सेज चलाए जाते हैं। ऐसे ही जो साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने +2 तक केवल साइंस पढ़ी है, उनको आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट से टच देने के लिए उनको थोड़ा सा एमडीसी के बारे में बताया जाता है। तो एमडीसी कॉमर्स भी हो सकता है, एमडीसी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, या और साइंस में यदि हम बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एमडीसी की इंटेंसिटी आपकी कम रहेगी। ये कोर्स डेवलप ही इस तरीके से किया गया ताकि जस्ट स्टूडेंट को आइडिया हो जाए कि इस कोर्स में है क्या, राइट। तो एमडीसी फर्स्ट सेम का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये सेकंड सेम में हमारे पास ये सिलेबस है, एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास सिलेबस है जहाँ फर्स्ट यूनिट में हम रेनाउंड जो इंडियन साइंटिस्ट है कुछ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या नहीं है। सेकंड यूनिट हमारी डील करेगी मेटल और नॉन मेटल से। पीरियोडिक टेबल में काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कुछ मेटल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, कुछ नॉन मेटल रखते हैं, राइट। धातु, अधातु, तो उनके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी एमडीसी में जितना हो सके मैं हिंदी में रखूं, ताकि क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ही पढ़नी है ये सिलेबस, राइट। और तीसरी जो यूनिट है वो हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर मतलब तत्व। आपके पास जो भी पदार्थ हैं, पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो वो हम इसमें बताया जाएगा। और लास्ट यूनिट आपकी है मृदा से, मिट्टी से। सो सॉइल एंड फर्टिलाइजर, यानी मिट्टी और खाद। तो वहाँ पे आपके क्या क्या साइंस के कंसेप्ट्स आते हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 यूनिट का सिलेबस है। हालांकि मैं ये यूनिट पहले ही डाल चुका हूँ, तो अब जो ये चैप्टर है जब दोबारा करने लग रहे हैं हम चारों यूनिट का, तो इस चारों यूनिट की जो भी वीडियो होगी वो मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आपकी रिवीजन भी साथ के साथ हो जाए, राइट। तो आई होप आप समझ गए हैं। और प्रैक्टिकल्स के तौर पे आपके पास ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके सिलेबस में का पार्ट है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो माई सेल्फ डॉक्टर नितिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा, अम्बाला में पढ़ता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट एज यूजुअल देर आर 4 यूनिट्स, चैप्टर 1 टू लेके 4। रिनाउंड साइंटिस्ट की बात की जाए तो पहले हम बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी की, राइट। ये आप देख सकते हैं इनका लाइफ पीरियड। साथ ही में फील्ड क्या रहेगा, क्योंकि मेन पॉइंट्स बताने हैं आपको, और ये पॉइंट्स आप नोट करके रख लेना। एग्ज़ाम पॉइंट में आपको इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करके अपना स्कोर पाना है, राइट। तो किस फील्ड से मेनली डील करते थे? ये मोलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, राइट, इससे डील करते थे। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। किस में मिला है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर इंटरप्रेटिंग द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन वर्ड आपने सुना होगा, हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, राइट। तो वो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में जेनेटिक कोड और उसका क्या फंक्शन है, तो इस कंसेप्ट को इन्होंने रिसर्च किया था इसके ऊपर, और उसी बिहाफ पे इनको मिला था नोबेल प्राइज़, राइट। साथ ही में ये आर्टिफिशियल जीन्स बनाने में भी इनको महारत हासिल थी। कंट्रीब्यूशन क्या है टू द जेनेटिक
इंजीनियरिंग। हमारे बॉडी में काफ़ी सारे जीन्स पाए जाते हैं, तो उन जीन्स को यदि हम मॉडिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इनका कंट्रीब्यूशन किसमें है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। लीगेसी क्या है? फाउंडेशन फॉर एडवांसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अहम योगदान इन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, जेनेटिक्स आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट आता है। तो हरगोविंद खुराना आपको आई गेस याद है। मेन पॉइंट क्या रहेगा कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, राइट। आगे चलते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ला चंद्रा रे, पीसी रे कह देते हैं हम इन्हें, राइट। फील्ड क्या था इनका? केमिस्ट्री फील्ड था। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स क्या क्या है? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इन्होंने फाउंड की थी। मर्क्यूरस नाइट्राइट कंपाउंड है जो जिसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, राइट। एंड ही हैज ऑथर्ड अ बुक अ हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। लेगेसी क्या है कि इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, डॉक्टर पीसी रे, राइट। आगे चलते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, ये बहुत ही फेमस है, आपने इनका नाम सुना होगा, सीवी रमन, राइट। फील्ड इनका था फिजिक्स का। डिस्कवर्ड क्या किया था? रमन इफेक्ट इन्होंने, राइट, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में है इनका? स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और साथ ही आईआईएससी बेंगलोर, आपने नाम सुना होगा आईआईएससी बेंगलोरो। तो बेंगलुरु को, ये आईआईएससी बेंगलोर को इन्होंने फाउंड किया था, राइट। साथ ही इनकी लेगेसी क्या है कि ही पेव्ड वे फॉर द क्वांटम फिजिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिक्स में ही ब्रांच आती है आपकी क्वांटम फिजिक्स की, तो क्वांटम फिजिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। इनका नाम शायद ही कोई होगा तो जिसे नहीं पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये, राइट। द मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। फील्ड क्या था? एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, known as a missile man of India, played a vital role in India's Pokhran 2 nuclear test। 1998 में जो टेस्ट किया गया था उसमें अहम योगदान था। 11th प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, राइट। लीगेसी क्या है कि इनकी बुक्स है जो विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये काफ़ी चर्चित रही, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं, डॉक्टर CNR राव। इनका फील्ड क्या था? सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं ये रिसर्च लेवल पर जाकर, तो वहाँ पर केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में इनका योगदान रहा है। इन्होंने वर्क किस पे किया? ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है? आपकी डी ब्लॉक की। जब आप सेकंड चैप्टर में मेटल नॉन मेटल स्टडी करेंगे हम, तो वहाँ पे आपके ट्रांजिशन मेटल्स आएगी, तो उन मेटल्स के ऑक्साइड्स बनाने में इनका काफ़ी अहम योगदान था, नैनो मटेरियल्स बनाना, राइट। ही हैज़ ऑथर्ड ओवर 1600 साइंटिफिक पेपर्स एंड 50 बुक्स, राइट। भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है 2014 में। लीगेसी क्या है? इज नोन फॉर प्रोमोटिंग द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इनको काफ़ी अहमियतता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हमारे बहुत ही अहम योगदान इन्होंने प्रोवाइड किया था, तो स्पेस साइंस इनका फील्ड रहेगा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहा जाता है, और यही वो थे जिन्होंने इसरो को फाउंड किया था, राइट। इसरो तो वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, तो इसरो के फाउंडर आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई ही है। ही लेड द फाउंडेशन फॉर इंडिया सैटेलाइट रॉकेट प्रोग्राम्स, एंड साथ ही में PRL की भी स्थापना इन्होंने की थी। लीगेसी क्या है? हिज विजन मेड द इंडिया अ ग्लोबल प्लेयर इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। आज जो इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अहम योगदान प्रोवाइड करता है वर्ल्ड को, तो उसका बहुत हद तक श्रेय इनको ही जाता है, विक्रम साराभाई, राइट। सो फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये याद रखना। नेक्स्ट आपके पास आता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत ही अहम
पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया। फील्ड क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। सो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। टिफर की फाउंडेशन इन्होंने की थी, राइट। साथ ही में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का, उसके डेवलपमेंट में भी इन्होंने काफ़ी योगदान प्रोवाइड किया है अपना, राइट। सो लीगेसी क्या है? ही लेड द फाउंडेशन फॉर इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है। सो न्यूक्लियर के डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, और स्पेस के कौन से थे? विक्रम साराभाई, राइट। आगे चलते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, हिंदी में बसु कह देते हैं, इंग्लिश में बोस कह देते हैं, राइट। सो जगदीश चंद्र बसु। फील्ड क्या है? फिजिक्स एंड बॉटनी, दोनों से ही आपका ताल्लुक रखते हैं ये। क्रेस्कोग्राफ इन्होंने इन्वेंट किया था, और क्रेस्कोग्राफ का अ डिवाइस यूज टू मेजर द प्लांट के पौधे की ग्रोथ कितनी हुई या कितनी नहीं, तो उसको मेजर करने के लिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट आता है, राइट। फर्दर ही प्रूव दैट द प्लांट्स रिस्पोंड टू द स्टिमुलाई, जैसे एनिमल्स है, जानवर है, वो रिस्पोंड करते हैं, वैसे प्लांट भी रिस्पोंड करते हैं, राइट। और इनका माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में बहुत अहम योगदान रहा है। रिकॉर्डेड एज अ पायनियर ऑफ द बायोफिजिक्स, राइट। ये लीगेसी है इनकी। नेक्स्ट आपके पास आता है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, राइट। थ्योरेटिकल फिजिक्स इनका मेन पॉइंट है, जो फील्ड था इनका थ्योरेटिकल फिजिक्स। इन्होंने बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स ये डेवलप करने में, ये जो बोस है ये किसका नाम है? ये इन्हीं का नाम है, राइट। सो एसन बोस और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों मिल के ये स्टैटिस्टिक्स डेवलप की थी, राइट। और ही लेड द फाउंडेशन फॉर द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑनर्ड बाय नेमिंग द सब एटॉमिक, जो बोसोन सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका नाम इन्हीं के नाम पे बना है, ठीक है, बोसोन बोस, राइट। तो ये आपके एसन बोस थे। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, एक बार चैप्टर दिखा देता हूँ मैं आप। इस सिलेबस में हमने बायोग्राफी किन किन की स्टडी किया? हरगोविंद खुराना की, डॉक्टर पीसी रे, सर सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम जी, सीएनआर राव, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर जेसी बोस, एंड लास्ट में डॉक्टर एसन बोस, राइट। तो ये अब आपको करना कैसे एग्जाम में, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उन्हीं पॉइंट्स को आपने इलेबरेट करके बताना है, बढ़ाकर आपने आंसर करना है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर 1 थे। अब बात करते हैं चैप्टर 2 भी, जिसमें आपके पास क्या है? पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, फिजिकल केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, और मिनरल्स किसके? आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के, और अलॉय क्या है वो, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेटल और नॉन मेटल्स क्या है? मेटल्स आपकी धातुएं हैं, जैसे आयरन हो गया आपका, राइट। नॉन मेटल्स आपकी जो अधातु है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? आपके जितने भी तत्व इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको एक टेबल की फॉर्म में हमने अरेंज किया हुआ है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में, राइट। तो ऐसी टेबल जिसमें सभी एलिमेंट्स को रखा गया है, ठीक है, किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेस पे, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल अरेंजेस ऑल द नॉन केमिकल एलिमेंट्स, जितने भी तत्व हैं उनको अरेंज करते हैं किस बिहाफ पे? कोई ना कोई प्रिंसिपल या सिद्धांत तो रखा होगा। वो सिद्धांत क्या है? कि एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होना, यानी कि सबसे पहले जो जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो रखा, फिर ज़्यादा एटॉमिक नंबर, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, राइट। इस तरीके से हम अरेंज करते गए और एक टेबल फॉर्म में हमको पीरियोडिक टेबल हमें मिल गई, ठीक है। तो जो आपके ये हॉरिजॉन्टल है उनको कहा जाता है रोज को पीरियड्स, ये याद रखना, क्योंकि ये साइंस की टर्मिनोलॉजी है, आपको याद होना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल है उनको पीरियड्स कहा जाता है, और जो वर्टिकल है उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए हैं, जब भी मैं पीरियड की बात करूं तो टेबल में हम रोज की बात कर रहे हैं, और जब भी ग्रुप की बात करूं तो हम कॉलम की बात कर रहे हैं, राइट।
तो पीरियड्स में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेल्स। सो इलेक्ट्रॉन शेल्स आपकी सिमिलर रहती है सभी एलिमेंट की। ग्रुप्स में पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि उन सभी की जो रसायन प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है। सो मेटल्स को कहा जाता है ग्रुप 1 से लेके 12 तक। ये आपका ग्रुप 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, करते 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 कहाँ तक, 12 तक। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है, तत्व है, इनको हम कहते हैं मेटल्स। और यहाँ से 18 तक, 14 से 18 तक उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और जो ग्रुप 13 के बच गए उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, यानी कि जिनमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज है सिमिलर। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, जो धातु है वो उनकी क्या होती है, चमक होती है, शाइनी होती है, मेलिएबल मतलब कि उनको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा भी होगा, लोहे को पीट पीट के चादर की फॉर्म में बना देते हैं आप, राइट। या फिर तांबे को, जो आपकी कॉपर है, तांबे को क्या है वो आप वायर की फॉर्म में बना सकते हैं, उसको कहते हैं डक्टाइल होना। ठीक है। तो मेटल की, धातु की क्या विशेषताएं हैं कि ये चमकदार होती है और इनको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चादर की फॉर्म में बना सकते हैं, साथ ही इनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड कंडक्टर्स हैं, किसके, बिजली के, राइट। जो आपका लोहा है वो बिजली का कंडक्टर है। डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। सोनोरस यानी कि उनकी आवाज़, यदि आप उसे हिट करेंगे तो साउंड निकलती है। ठीक है। तो इनको ये विशेषताएं किसकी है, धातु की, मेटल्स की। नॉन मेटल्स की क्या है, इसकी अपोजिट है। यदि ये शाइनी थी, ये क्या है, डल, यानी कि चमकदार नहीं है। मेलिएबल और डक्टाइल थी, यहाँ पे क्या है, ब्रिटल, कि इनको यदि आप चादर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की सोचोगे ये टूट जाएंगी, राइट, मजबूत नहीं है। पुअर कंडक्टर्स हैं। केवल ये एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल का, ग्रेफाइट। इसको यदि हम छोड़ दें तो मैक्सिमम आपकी क्या है, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी लो है, लो डेंसिटी है, और ये क्या है, नॉन सोनोरस। ये मेटल आपकी सोनोरस थी और ये क्या है, नॉन सोनोरस। ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी, भौतिक विशेषताएं हैं आपकी, किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब देखते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक विशेषताएं क्या क्या है, गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है आपके पास। मेटल के केस में क्या है, इट फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आपके पास ये मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया आपको, MO2, लेट्स सपोज मान लेते हैं। तो ये क्या है, ऑक्साइड कहा जाता है इन्हें। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेटल को यदि एसिड से ट्रीट किया जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपके पास लेट्स सपोज ये मेटल थी, आपने एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेट्स सपोज HCl। ठीक है। तो MCl आ गया और हाइड्रोजन क्या है, यहाँ निकल गई, लाइक दिस। ठीक है। सो वेन एवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट रिलीजेज द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन। मेटल इजीली आपका इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देती है, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए। ठीक है। फॉर्मिंग द पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैटायंस। साथ ही में दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे किसके, मेटल्स की रासायनिक गुण जो है आपके। नॉन मेटल में ऑब्वियस है इसका ऑपोजिट रहेगा। याद करने का तरीका क्या है, इसके ऑपोजिट रहेगा। ये बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, ये क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। ये रिएक्ट कर रहे थे एसिड से और हाइड्रोजन बना रहे थे, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे।
इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, ये क्या करेंगे, गेन करेंगे, कैप्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो बनेंगे नेगेटिव आयंस, जिनको हम कहेंगे एनायंस। ये कैटायंस बना रहे थे, ये एनायंस बनाएंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट थे, रिड्यूसिंग का अपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग, सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, राइट। सो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। आगे कंसेप्ट आता है आपका ओर्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या है। मेटल्स के देखिए, ओर्स और मिनरल्स दोनों ये कई बार ना बिना डिफरेंस के हम यूज कर लेते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है। वो क्या है वो देखिए, और किसको कहा जाएगा, नेचुरली अकरिंग रॉक, चट्टान। आपके पास कोई चट्टान है लेट्स सपोज, ठीक है, उस चट्टान में नेचुरली अकरिंग मिनरल है, राइट, फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो आपके पास कोई सब्सटेंस है मान लीजिए, उसमें प्रोसेस करके हम मेटल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली अकरिंग रॉक्स में पाया जाता है, उनको कहा जाता है ओर। क्लियर है। तो ये कोई सब्सटेंस नहीं होता, ये काफी सारे सब्सटेंसों का मिक्सचर है आपका ओर, राइट। मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस के तौर पे काम करेगा जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहेगी। मिनरल से भी आप मेटल को निकालते हैं, मैं ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, मेटल आपकी यहाँ से भी निकलेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये आपका केमिकल कंपाउंड रहेगा, मिनरल्स कहते हैं जिसे, लेकिन और आपका केमिकल कंपाउंड नहीं है, इसमें काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड्स का मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गैंग की। गैंग क्या है, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, और में या मिनरल में कुछ इम्प्योरिटी भी होगी, उन इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग के तौर पे। और कौन कौन से पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास सैंड यानी कि रेत, क्ले कौन सी होती है, क्ले आप यूज़ करते हैं, वो रॉक्स हो सकती हैं और दूसरे और के साथ मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, ये दोनों की डेफिनेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कुछ इसमें याद करने वाला नहीं है, ठीक है। आप केवल इतना समझिए, यदि स्कोर अच्छा करना है तो आपने एक तो डेफिनेशन क्या है वो पता होनी चाहिए, और कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आयरन मेटल है आपकी, आयरन के और कौन कौन से, हेमेटाइट है जिसका फॉर्मूला क्या है, ये मिनरल्स है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है, फेरस कार्बोनेट, तो ये आप कोट कर सकते हैं। कॉपर के कौन कौन से हैं, चाल्कोपाइराइट है, मैलेचाइट है, क्यूपराइट है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बॉक्साइड आया, क्रायोलाइट आया, कोरंटम, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, एक दो को और का आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये याद आए कि आयरन के और के एग्जाम्पल बताए, तो आप कम से कम ये बता तो सके कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। हमने ओर्स को तो देख लिया, लेकिन ओर से मेटल को कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करने चाहिए। पहले क्या है, ओर्स को हम क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करते हैं, राइट। सो ओर्स को क्रश किया गया स्मॉल पीसीज में, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाते हैं बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को क्या वर्ड किया था हमने, गैंग वर्ड यूज़ किया था। तो हम गैंग को निकाल देंगे ओर से, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल सब्सटेंस, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है, दो तरीके हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन जिसमें सल्फाइड और के केस में यूज़ किया जाता है, या मैग्नेटिक सेपरेशन, ये कहाँ किया जाता है, फेरस के केस में, आयरन के मैग्नेटिक ओर्स, ठीक है। तो उन केस में हम फ्लोटेशन के थ्रू भी, मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू भी, दोनों के जरिए हम इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं अपने ओर से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, पहला ये स्टेप हो गया पाउडर करना, फिर हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया।
अब हमारे पे प्योर सब्सटेंस बच गया तो हम उसकी रिडक्शन करेंगे। ओर्स आर रिड्यूस यूजिंग द कार्बन और इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों ही तरीके से आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन करने से क्या होगा कि आपको मेटल मिल जाएगी, क्रूड मेटल। ठीक है, क्रूड मेटल मिल गई। फिर लास्ट स्टेप आपका है प्योरिफिकेशन का, रिफाइनिंग का, कि आपको क्रूड मेटल मिल गया, उसको आपने प्योरीफाई करना है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप रहेंगे, याद रहेंगे। पहला स्टेप था आपका क्रश करना, पाउडर फॉर्म में लेके आना, इम्प्योरिटीज को निकालना, फिर रिडक्शन करना ताकि मेटल मिल जाए हमें। जो मेटल हमें मिली है फिर उसको प्योरीफाई करना, रिफाइन करना। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है अलॉयज का। ठीक है, अलॉयज क्या है आपका डेफिनेशन समझ लीजिए। एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल। हम क्या करते हैं, लेट सपोज आपके पास मेटल 1 है, मेटल 2 है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके एक नया कंपोजिट बना देते हैं, नया सब्सटेंस। ठीक है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं अलॉयज। तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं मेटल्स आपकी, जिनको मिलाकर हम एक नया अलॉय बनाते हैं। ठीक है, इसके काफ़ी उदाहरण है, वो हम आगे देखेंगे। ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल भी मिल सकते हैं। राइट, एक मेटल मिल गया, एक नॉन मेटल मिल गया, दोनों मिला के नया अलॉय बना दिया। ठीक है, तो आप समझ गए अलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। सो अलॉयज आर क्रिएटेड टू इन्हांस द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल। जो आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी है उनको बढ़ाने के लिए, उनकी गुणवत्ता अच्छा करने के लिए हम अलॉय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अब आइए, ये आपके पास एग्जांपल है। ब्रास क्या है आपका, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ठीक है, कॉपर है, जिंक है, दोनों को मिक्स कर दीजिए, आपको ब्रास मिल जाएगा। कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, यूटेंसिल्स में। कॉपर और टिन से मिलके बनता है आपका तांबा, ब्रोंज। कहाँ पे यूज होता है, स्टैचू में, कॉइन्स में, मेडल्स में, तांबा का मेडल। राइट, तो कॉपर और टिन का बना होता है। स्टील, ये तो सुना ही होगा आपने, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी यूज होता है ये। तो किससे मिलकर बनता है, आयरन एंड कार्बन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बना होता है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। कहाँ यूज होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, किचनवेयर में। ड्यूरा एल्यूमिन कहाँ यूज होता है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अलॉय किस लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि जो बेस मेटल है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कॉपर है ब्रास में। ठीक है, तो कॉपर की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को बढ़ाने के लिए हम जिंक ऐड कर देते हैं इसमें, कॉपर में। तो हमें जो नया मटेरियल, नया तत्व पदार्थ मिलता है उसको हम कहते हैं ब्रास। तो वो क्या है, अलॉय है। प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रोंगर है, मोर ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू प्योर मेटल, कोरोजन से रेजिस्टेंट है, जंग नहीं लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट लोअर है इन सम केसेस, कुछ केसेस में मेल्टिंग पॉइंट लोअर है इनका। तो ये थे आपके अलॉयज। फिर आप बात करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की क्या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, आप देख लेना, आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। उदाहरण के लिए आयरन कहाँ यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, कार वगैरह में, मशीनरीज में, सारे लोहे के बने होते हैं आपके। कॉपर कहाँ यूज़ होता है, वायरिंग में, कॉइन्स में, वाटर पाइप्स में। एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, किचन वेयर्स में, यूटेंसिल्स में। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी में। राइट, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, तो यहाँ पे मेटल का यूज़ है। नॉन मेटल कहाँ यूज़ होती है आपकी, ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन में, फ्यूल कंबशन में, तो वहाँ ऑक्सीजन यूज़ होती है, जो कि क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन कहाँ यूज़ होता है, स्टील मेकिंग में, पेंसिल में। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन ही तो है आपका। सल्फर कहाँ यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, वोल्कनाइजेशन में, रबड़ वगैरह बनाने में। नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया प्रोडक्शन में। सो ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं कि इनका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है,
की डिफरेंसेस हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेटल्स क्या थी? शाइनी थी, चमकदार थी। नॉन मेटल्स क्या है? डल हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन चमकदार होती है, उसके अलावा मैक्सिमम आपकी नॉन लस्ट्रस है। मेलिएबिलिटी की बात करें, मेलिएबल है, ये क्या है? ब्रिटल। ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें, गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, एक्सेप्ट द केस ऑफ ग्रेफाइट, जो कि क्या है? गुड कंडक्टर है। स्टेट रूम टेम्परेचर पे मेटल्स आपकी मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस होती है, केवल मरकरी को छोड़ के। मरकरी आपकी तरल है, लिक्विड है। नॉन मेटल आपकी सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। ऑक्साइड का नेचर क्या है? ये तो बेसिक और एम्फोटेरिक है। ये क्या है? आपका एसिडिक। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल्स को पढ़ा है। अब थर्ड चैप्टर पे आने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये दोनों यूनिट्स हमारी कंप्लीट है। अब अगली वीडियो में हम सेकंड हाफ लेके आएंगे आपका इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का और सोल फर्टिलाइजर का। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी डाउट और कैरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। टेक केयर, स्टे हेल्दी, कीप स्टडी। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।